Okay, students, so today we are going to start the gravitation. सबसे पहले समझ लेते हैं ग्रेविटेशन है क्या। जैसे न्यूटन ने सजेस्ट किया था कि इफ देयर इज अ टू ऑब्जेक्ट m1 and m2 and the distance between them is r, in this situation an attractive force is acting between the bodies. कहने का ये मतलब है कि अगर दो मासिव बॉडीज हैं m1 और m2, अगर वो r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं एक फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। एंड gravitation force is directly proportional to the product of masses m1 into m2, मतलब कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। एंड force is also inversely proportional to the square of distance between their centers. बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो वी कैन डिफाइन हियर when two massive bodies are kept at some distance apart, then an attractive force is acting on the body between the bodies. Which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. That is, तो ये रिलेशन बनेगा आपका। अगर कोई दो बॉडीज है, एक्चुअली यूनिवर्स में हर दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. कंबाइनिंग एवर्ब दोनों कंबाइन कर देते हैं, क्या मिलेगा? F is directly proportional to m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. आप जानते हो कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल टू में कन्वर्ट होता है तो हमेशा वहां पे एक कांस्टेंट आता है. उसी तरीके से जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू में तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा जी, कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. हियर G is called universal gravitational constant. And it has value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है, इसकी फिक्स होती है. तो आप इस चीज को याद कर लोगे. जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इक्वेशन 1 is also called इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको न्यूटन ने दिया था, ठीक है, तो इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब एक आर्टिकल आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखो, इसको जानने से पहले हम लोगों को एक दो बातें और जान लेनी चाहिए. सबसे पहले तो आप जानो, पहले कुछ टर्म्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस जानो. ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो इन सब के बीच में पहले हम लोग डिफरेंस को समझा जाए कि रियलिटी में इनके बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट m1 और m2, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो होगा उनके बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला होगा Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो ये ग्रेविटेशन था जो किसी भी यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। अब बात आती है ग्रेविटी की। जो ग्रेविटी होता है वो अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट m रखा हुआ है, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ का मास me है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, आर ई के बराबर। यानी कि अर्थ और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। जैसे कि उसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है ग्रेविटी। तो Gm1 m2, m1 का काम तो मास ऑफ अर्थ कर रहा है और m2 का काम m कर रहा है। Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर ई है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कैपिटल जी को बोलते हैं और इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। जैसे ये बॉडी है, ये सेकंड केस, ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू अर्थ, तो एफ ई लिखा मैंने। तो जब फोर्स लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और न्यूटन साहब बताए थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। जनरली तो ए से डिनोट करते हैं ना, लेकिन ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है इसलिए स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और अर्थ सरफेस पे इसकी वैल्यू जो है वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो G इक्वल कितना हो जाएगा, एफ ई अपॉन एम, और यहां से एफ ई की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखोगे कि एम एम कट जाएगा, बचेगा ये जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो ये चारों बातों में अंतर है। ग्रेविटेशनल फोर्स मींस यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स। ग्रेविटी मींस
अर्थ और अदर ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू ये होगी। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो बात मैंने यहां एक्सप्लेन किया उसी को मैं फिर से यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई नई बात नहीं है। सपोज दिस इज अर्थ and there's a one object M near to the surface of earth, and this will be the distance between center of earth and the mass M. Let the earth has mass me, then the force acting between the earth and the mass M will be gravity, and it will be denoted by F equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 की जगह पे क्या है me, और m2 की जगह पे m है। इक्वेशन नंबर 1, ये तो फोर्स हो गया। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? If F be the force applied on a body, then there will be the acceleration produced in the body such that F is equal to ma. Okay, F is equal to mass into acceleration। यहां पे acceleration को G से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, where G is called, यहां पे ये क्या था, ये ग्रेविटी है ना, ये ग्रेविटी है, ठीक है। तो G को क्या बोलेंगे, where G is acceleration due to gravity, from first and second। दोनों का एक साइड इक्वल, दूसरा साइड भी इक्वल होगा। m से m कैंसिल आउट, ठीक है। यहां पर जो ये G का फॉर्मूला हो गया, यहां पे आप देखेंगे G के फॉर्मूले में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब यहां पे कोई दो चीज हो, एक क्वाइन हो और एक कार हो, ठीक है, और ये अर्थ सरफेस है। यानी क्वाइन और कार को एक साथ फेंका जाए तो दोनों में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा वो G बराबर ही लगेगा, क्योंकि मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टार्टिंग में दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो दोनों में इंक्रीमेंट भी जो होगा वो सेम होगा, यानी कि दोनों एक ही टाइम पर अर्थ को हिट करेगी।
ठीक है, हिट एट सेम टाइम। तो